हेलो दोस्तों, आई मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK तेज। आज हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत के इतिहास को, इस भारत भूमि के अंदर दबे हुए इतिहास को निकाल खोजा था। एक अंग्रेज अफसर जिसका मन भारत के खंडहरों में रमा, फौजी होकर भी वह विख्यात खोजी हुआ। एक अनपका खोजी जिज्ञासाओं के तल में इतना गहरा उतरा कि भारतीय पुरातत्व का जनक बनकर निकला। हाँ, हम उस शख्सियत की बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत के दबे हुए इस इतिहास को खोजा था। नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने भारत के खोए हुए इतिहास को खोजा था। जिस इतिहास को कुछ स्वार्थी लोगों ने अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उस इतिहास को जमीन के नीचे मानो गाड़ दिया था। तो चलिए जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। उन दिनों काशी नरेश चेत सिंह के दौरान के दीवान बाबू जगत सिंह अपने नाम पर जगतगंज का बाजार बनवा रहे थे। बनारस से 2-2.5 कोस बाहर सारनाथ नाम के स्थान पर एक टीले के पास उजाड़ों का एक घेरा था। उस जगह उन्होंने कुछ खंभे गिराकर कमठे के लिए ईंट बहाटे उठवाए। इस दौरान वहां उनके कामगारों को हरे मार्बल की एक मंजूसा मिली। इस पिटारी में एक और डिबिया थी जिसमें कुछ अस्थियां और कुछ मोती पड़े थे। दीवान ने अस्थियां ससम्मान गंगा जी में बहा दी और डिब्बी वहां के एक अंग्रेज अधिकारी डंकन को सौंप दी। धर्मभीरू मजदूरों ने भी दूजी चीज़ों को हाथ लगाया नहीं। इस बात पर शहर में चर्चे हुए तो काशीवासियों का ध्यान इस स्थान की ओर गया। यहाँ कुछ खंभे, एक स्तूप और एक चौखंडी इमारत थी। हिंदुओं ने तो इस जगह को लेकर कोई खास कुतूहल नहीं दिखाया, लेकिन बनारस के जैन अंग्रेज अफसरों के पास पहुंच गए। सारनाथ 11वें जैन तीर्थकर श्रेयांश नाथ की जन्मभूमि है। सो तब वहाँ के दिगंबरों और श्वेतांबरों में विवाद शुरू हो गया। दोनों दावा करते थे कि यहाँ का बड़ा स्तूप उनका खड़ा किया हुआ है। वे चाहते थे कि कोई अंग्रेज यह ढांचा खोले और उनकी रार मेटे, अर्थात विवाद को खत्म करे। कई बरस विवाद बना रहा। नौसिखिया और जुनूनी कनिंघम। फिर यह काम किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने। 1835 ईस्वी की जनवरी में वह ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल की फौज का एक लेफ्टिनेंट था, लेकिन साथ ही जेम्स प्रिंसप के प्रभाव से पुरातत्व की पड़ताल में भी रंगरूट हो चुका था। निपट नौसिखिया पर जबर जुनूनी 100 फीट ऊंचे इस स्तूप के सहारे मचान लगा ऊपर चढ़ा। मिर्जापुर के चुनार से पत्थर तोड़ने वाले मजदूर लाए गए।
और खुदाई शुरू करवाई। स्तूप के शिखर से 5 हाथ गहरे उसे एक शिलालेख मिला। इस पर लिखे अक्षरों का आकार ऐसा मानो आड़ी टेढ़ी छड़ियाँ पड़ी हों। कनिंघम समझ गया कि यह ब्राह्मी लिपि है। यह लिपि उसका मेंटर प्रिंसेप उन दिनों डिकोड करने लगा था। लेख की नकल कलकत्ते भिजवाई गई। प्रिंसेप ने पढ़ा और पाया कि लेख में ये धर्मा हेतु नामक धारिणी थी, बौद्धों का एक मंत्र। उस समय सिवा यह सिद्ध करने के कि यह बौद्ध स्थल है और कम से कम 1000 बरस पुराना है, कनिंघम ज़्यादा कुछ कर न सका और इसी बीच फौज की ड्यूटी बजाने उसे पहले कलकत्ता और फिर कश्मीर जाना पड़ा। खंडहरों की खोज फिर छूट गई। आखिर मार्ग मिल ही गया। कुछ साल बाद कनिंघम को कुछ नई छपी किताबें मिली। इनमें 2 चीनी भिक्षुओं फाहियान और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों के फ्रेंच और अंग्रेजी उत्थे थे। ये दोनों भिक्षु क्रमशः 5वीं और 7वीं सदी में भारत आए थे। इन अनुवादों से कनिंघम को मालूम हुआ कि सारनाथ साधारण बौद्ध स्थल नहीं है। मिगदाय में जहाँ धमेख स्तूप खड़ा है वहीं बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। वहीं कौंडिन्य के विरंजम, बीतमलम, धम्मचक्षु जखड़े थे। कनिंघम की जी आंखें खुल गईं, मार्ग मिल गया। उसने तय किया कि ज्यों त्यों बड़ा प्लिनी, मकदूनिया, महीपति सिकंदर के मार्ग चला था, त्यों वह चलेगा इन भिक्षुओं के पग पग खोजने उन स्तूपों, विहारों और चैत्यों को जो अब उजाड़ है। स्वर्ग की सीढ़ियों की खोज। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्त में शेंग किशा सी नामक एक स्थान का उल्लेख किया है। माना जाता है कि शाक्य मुनि अपनी माता महामाया को धम्म सिखाने तुसिता नामक स्वर्ग गए थे। पुनः जब वे जम्बू द्वीप लौटे तो शेंग किशा सी में उतरे। विश्वकर्मा की बनाई गहरी नीली लाजवर्द की सीढ़ियों से फाहियान ने इस जगह बने स्तूप के दर्शन किए थे। उसने यह जगह कन्नौज के पास बतलाई है। कनिंघम उन दिनों फौज के काम से कन्नौज ही थे। उन्होंने स्वर्ग की इस सीढ़ियों की खोज निकालने का निश्चय किया। ड्यूटी से टाइम निकालकर अपने हिंदुस्तानी मुंशी को साथ ले वह कन्नौज के आसपास भटकने लगे। 28 कोस उत्तर पश्चिम में उसे एक बस्ती मिली। नाम शंकिसा। बस्ती में मुश्किल से 50 घर, लेकिन ईंटों के उजाड़ का घेरा 6 मील का। मुंशी बोला यह तो कन्नौज से भी बड़ा है। कनिंघम को शेंग किशासी का शंकिसा में साम्य बिठाने में देर नहीं लगी। वह इन खंडहरों में और पुख्ता खोज करना चाहते थे, लेकिन लश्करी लपटन एक जगह कितने दिन ठहरे। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े साहबों को बहुत सी चिट्ठियां लिखी, ऐसी दूसरी जगहों की खोज से जुड़ी एक नई नौकरी के लिए, ताकि वह पूरे वक्त पेशेवर ढंग से यही काम कर सके। उन्होंने कहा कि टाइम हो और टका हो तो वह और अच्छा परिणाम दे सकेगा, पर उस वक्त किसी ने उनकी सुनी नहीं। सो पहले की तरह मौका मिलने पर वह फौजी से खोजी बनते रहे।
बौद्ध साहित्य में ढूंढा इतिहास। अब इस टॉपिक में 1851 में जब वह सेंट्रल इंडिया में थे तब उन्होंने भिलसा या विदिशा के आसपास छोटे बड़े कुल 27 स्तूप खोले। यहीं सांची के एक छोटे स्तूप में उसे 2 मंजूषाएं मिली। इनमें तथागत गौतम के 2 प्रधान शिष्यों के अस्थि सेनापति गौरवी सारीपुत्र और रिद्धिमान नीलवर्णी महामोगलन। इनके अलावा स्तूपों में अन्य भिक्षुओं की स्मृतियां भी थीं। द भिलसा टोप्स किताब में उन्होंने यहाँ की प्राप्तियों को बौद्ध साहित्य से जोड़कर लिखा। यह पहला बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ था जिसमें बौद्ध साहित्य में से इतिहास छानने का प्रयास किया गया था। पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में 1861 में कनिंघम 47 साल की उम्र में सेना से रिटायर हो गए। मेजर जनरल की पोस्ट से उसी साल उनकी पुरानी अर्जियां मंजूर हो गईं। लॉर्ड कैनिंग ने उन्हें भारत सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण नियुक्त कर दिया। 450 रुपये महीने की पगार और फील्ड में काम करने पर 250 रुपये अलग से। अब उन्हें उजाड़ों पर खुद से खर्च करने की जरूरत नहीं थी। इस पद पर वह 5 साल रहे। इन 5 सालों में उन्होंने पश्चिम से पूरब पूरा भारत नाप लिया। 62 में उन्होंने वैशाली को खोजा, जहां एक वानर ने बुद्ध देव के भिक्षा पात्र को मधु से पूर दिया था। कहते हैं कि सुगत ने जब उसका यह उपहार स्वीकार किया तो वह कपि प्रसन्न हो बहुत देर उछरता फिरा, फिर एक खड्ड में गिरकर मर गया। कनिंघम ने ह्वेन-सांग का लिखा पढ़कर वह खड्ड भी खोज निकाला। इसी के किनारे उसे कूटागार भवन मिला तथा तथागत ने 3 माह में देह छोड़ देने की घोषणा की थी। आगे कनिंघम कुशीनारा गए। गौतम के महापरिनिर्वाण का स्थान कुशीनारा। उन्होंने वह सालवन चिन्हित किया जहां मल्ल 6 दिनों तक भगवत का निष्प्राण शरीर पूजते रहे थे। बढ़ती उम्र, जुड़ती उपलब्धियां। 1863 में वह सहेठ महेठ नामक जगह पर पहुंचे। महेठ में उन्हें श्रावस्ती मिली, जहां बुद्ध ने बिताए थे 24 चौमासे। यही मोक्षदेव ह्वेन-सांग की अंगुली पकड़कर अंगुलीमाल के बनाए स्तूप तक पहुंचे। सहेठ का समीकरण उसने जेतवन से बिठाया, जो श्रावस्ती के जेठ सुदत्त ने मोल लिया था, पूरी 18 कोटि स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर। 1864 में उसने चिन्ही तक्षशिला। यहाँ उसे थोड़ी दुविधा हुई। प्लिनी कहता था कि यह सिंधु से 2 दिन की दूरी पर है, जबकि ह्वेन-सांग कहता था कि पूरे 3 दिन लगते हैं। अंत में चीनी बौद्ध भिक्षु की ही बात सही निकली और यह मिली उसे सिरकप सिरसुख के टीलों में। 1865 में पैसों की किल्लत बता उसकी पोस्ट खत्म कर दी गई, लेकिन तब तक वह 20 बौद्ध स्थान भारत के नक्शे पर उकेर चुके थे। लंदन पहुंचकर उन्होंने अपनी इस खोजों के आधार पर द एशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया लिखी। यह भारत के उस भूगोल का चित्रण था जिस पर बौद्ध धर्म फला फूला।
1871 में लॉर्ड मेयो ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI नाम से एक अलग विभाग बना दिया। कनिंघम को वापस बुलाकर इसका प्रथम डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। इस पोस्ट पर काम करते हुए वह अगले 15 बरस और भारत में रहे। इन 15 वर्षों में कनिंघम रह रहकर उन साइट्स पर लौटते रहे, टीलों को टटोलने, खंडहरों में छिपा बेशकीमती खजाना खोजने। अमूमन उनके हाथ कभी खाली नहीं रहे, कहीं कोई मूरत, कहीं कोई सिक्का, कहीं कोई ठीकरी, कहीं कोई पत्थर। कनिंघम इन्हें चुनते, सहेजते रहते और इतिहास रचते रहे। सर्दियों में दिन भर वह अपने आदमियों के साथ इन साइट्स पर काम करते, बंजारों के जैसे डेरे लगाकर तंबुओं में रातें काटते, हाथी के हौदे में सफ़र करते। ऐसे 4-5 महीने फील्ड की मेहनत के बाद गर्मियों में घर बैठकर इन पर रिपोर्ट्स तैयार करते। उन्होंने ऐसी 20 रिपोर्ट्स के अलावा भरहुत के अपने उत्खनन पर द स्तूपा ऑफ भरहुत नाम से किताब भी लिखी। अब आते हैं अगले टॉपिक, सिक्कों संग स्वदेशी वापसी। 1885 में वह रिटायर होकर अपने देश लौट गए। वहाँ जाकर भी वह आर्कियोलॉजिकल के काम में भी मगन रहते। बौद्ध स्थलों पर उनकी अंतिम पुस्तक बोध गया पर लिखी महाबोधि थी, जो 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त ईंटों से और टीलों से दूर हो जाने पर अंतिम दिनों में उन्होंने अपना मन भारत भर में इकट्ठे किए गए सिक्कों में रमा लिया था। इहलोक से विदाई। अब टॉपिक है इहलोक से विदाई। 1893 के नवंबर में एक बर्फानी तूफान में वह बीमार पड़ गए। लगभग 80 बरस की उम्र में इन दिनों की बीमारी के बाद 28 नवंबर को 10 दिनों के बीमारी के बाद 28 नवंबर को 28 नवंबर को शाम 7:45 बजे कनिंघम ने देह छोड़ दी। इससे कुछ घड़ी पीछे वह भारत के सिक्कों पर लिखी अपनी नई किताब की पहली छाप के पन्ने पलट रहा था। जीवन के 80 में से 60 बरस उसने आर्कियोलॉजी को दिए। यह उसकी ही बदौलत था कि अपनी ही भूमि पर बिसराए गए बुद्ध पुनः लोकमानस में लौट आए। तो हम कह सकते हैं कि भले ही अलेक्जेंडर कनिंघम लंदन में जन्मे हों, लेकिन उनके जो प्राण थे वो भारत के बौद्ध भारत के लिए धड़कते थे। बहुत सारे ऐसे भारत में बौद्ध स्थल हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, सांची स्तूप। अलेक्जेंडर कनिंघम के महान प्रयासों से ही हमारे भारत भूमि में बौद्ध भारत का दर्शन मिल पाता है। और इसी के साथ धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।